मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे वर्निलाइजेशन या बसंतीकरण। तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्लांट्स में पाया जाता है। इसका अर्थ होता है ये कंडीशन बेसिकली जो विंटर एरियाज है, कोल्ड एरियाज है, वहाँ पर होती है। वहाँ पर जो सीरियल्स होते हैं वह टू टाइप की फिजियोलॉजी पाई जाती है, एक विंटर और दूसरी स्प्रिंग। यानी कि जो क्रॉप जो है विंटर में लगाई जाएगी उसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और मैच्योरिंग की प्रोसेस होगा वो समर में होगा, और जो स्प्रिंग में लगाई जाएगी उसमें भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग समर में होगी। लेकिन अगर विंटर सीड को स्प्रिंग सीड में बोया जाए, स्प्रिंग सीजन में सोइंग करेंगे तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ तो होगी लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसी प्रभाव को, इसी इफेक्ट को कहा गया था वर्निलाइजेशन। इसको सबसे पहले 1859 में क्लपार्ट ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो बेसिकली किया था, इस इफेक्ट को देखा था मेज और व्हीट में देखा था। तो जो टर्म था वर्निलाइजेशन वो सबसे पहले 1928 में टी.डी. लाइन्स्को ने दिया था और उन्होंने उसको स्टडी किया था। और 1960 में वर्निलाइजेशन को डिफाइन जो किया था वो कोहार्ट ने किया था। तो वर्निलाइजेशन बेसिकली प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है जो कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाता है। होता क्या है कि बेसिक नॉर्मली हम देखेंगे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी में फ्लावरिंग के लिए एक निश्चित लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है। लेकिन देखा जाए लाइट पीरियड के अलग हटकर देखेंगे तो विंटर की भी आवश्यकता होती है, कोल्ड की भी आवश्यकता होती है। तो इसी प्रभाव को कहा गया था वर्निलाइजेशन। जैसे उन्होंने किया था द एक्सेलरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड वर्निलाइजेशन, उन्होंने डिफाइन किया था। तो उन्होंने कहा वर्निलाइजेशन क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि दो तरीके की फिजियोलॉजी होती है, विंटर फिजियोलॉजी और स्प्रिंग फिजियोलॉजी। यानी कि विंटर में जो सीड सोइंग करेंगे उसमें भी स्प्रिंग में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, और स्प्रिंग में सोइंग करेंगे उसमें भी स्प्रिंग में समर में ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग, दोनों का जो फ्लावर फ्रूटिंग टाइम एक ही है। लेकिन हमने बताया था विंटर वाले सीड को और स्प्रिंग बोले तो उसमें नहीं होगी फ्लावरिंग। तो होता क्या है, अगर जो विंटर वाला सीड है या विंटर वाला प्लांट है उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया जाए और फिर उसको स्प्रिंग सीजन में सोइंग किया जाए तो उसमें भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्प्रिंग के ही समान होगा। तो इसी प्रोसेस को कहा गया वर्निलाइजेशन या बसंतीकरण, कोल्ड ट्रीटमेंट के प्रभाव को। जो बेसिकली जो हमारा वर्निलाइजेशन होता है इसका प्रभाव अगर देखने को मिलता है तो वर्निलाइजेशन की जो साइट होती है बेसिकली एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलता है, बाकी सभी मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलता है। लेकिन क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक मेन साइट होती है पहले। तो जो वर्निलाइजेशन जो प्रभाव है, लोगों ने कहा कि क्या होता है, तो उन्होंने कहा, तो एक साइंटिस्ट उन्होंने कहा जो बर्लिन है वो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये एक प्रकार का हार्मोन है जिसे बर्लिन हार्मोन कहा था। तो उस बर्लिन हार्मोन फ्लावरिंग के रिस्पॉन्सिबल है, ये कहा था मैलचैट्स ने कहा था। सबसे पहले बताया था उन्होंने कि ये रिस्पॉन्सिबल है। अब हमें वर्निलाइजेशन के लिए किस तरीके से, वर्निलाइजेशन के लिए कुछ इफेक्ट होते हैं। अब तो स्पेशल हो जाएगा कि उसको दे देंगे तो हमारे उसमें, तो अगर हम किसी प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं जो विंटर प्लांट होता है और उसके बाद अगर स्प्रिंग में सोइंग करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी समर में होगी और स्प्रिंग वाले में भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग समर में होगी। तो कोल्ड ट्रीटमेंट के विंटर सीड पर इस प्रभाव को ही हम बसंतीकरण या वर्निलाइजेशन कहते हैं। तो वर्निलाइजेशन को अगर देखा जाए तो उसमें कुछ वर्निलाइजेशन की आवश्यक कंडीशंस होती हैं जिसके वर्निलाइजेशन की जरूरत होती है। सबसे पहला होता है एज ऑफ द प्लांट, यानी कि वर्निलाइजेशन का प्रभाव है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइमिंग पे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेरिएशन पाया जाता है। जैसे हम बात करें वीट के केस में, गेहूं के केस में, तो उसमें वर्निलाइजेशन के प्रभाव के लिए हमें जो कोल्ड ट्रीटमेंट देना होगा वो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जिस समय सीड जर्मिनेट हो रहा होता है उस समय हम उसको कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे। और दूसरा होता है हैंडबीन, एक प्लांट होता है, उसमें क्या होता है कि सोइंग यानी जर्मिनेशन के आफ्टर 10 डेज बाद अगर कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो उस पर कोल्ड ट्रीटमेंट उसका प्रभाव पड़ेगा, वो सीड हमारे वर्निलाइज हो जाएंगे। दूसरा हमारा होता है टेम्परेचर।
तो देखा जाए 1 डिग्री से -6 डिग्री तक टेम्परेचर जो होता है वो नॉन इफेक्टिव होता है, 7 डिग्री पर लेस इफेक्टिव होता है, इसके बाद इसको दिया जाता है। दूसरा ड्यूरेशन, तो जो कोल्ड ट्रीटमेंट है उसका ड्यूरेशन जो होता है 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक होता है, यानी कि एक देखा जाए 30 डेज से 45 डेज ट्रीटमेंट देना होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट में कोल्ड में रखना होता है जिससे वो वैनिलाइज होता है। अब ये एक एरोबिक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन भी मस्ट होती है, तो ऑक्सीजन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा हमारा है वाटर, तो ये एक वैनिलाइज प्रोसेस जो होता है जब इसके लिए वाटर मस्ट है, जिससे कि इसमें हाइड्रेशन जो है पूरी तरीके से बना रहे, तो उसके वाटर भी रिक्वायर्ड होते हैं। ये फैक्टर है जो वैनिलाइजेशन के लिए इफेक्टिव होते हैं। अब वैनिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हम क्योर ट्रीटमेंट देते हैं, जो सिर्फ वैनिलाइज सीड होते हैं, उन क्रॉप को क्रॉप कैन बी ग्रो अर्लियर, तो ऐसी क्रॉप जो है सीड उगती है, यानी कि जो ड्यूरेशन लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। दूसरा है द यील्ड ऑफ द प्लांट इंक्रीज, तो जो हमारा क्रॉप है, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। तीसरा है रेजिस्टेंट टू कोल्ड एंड फ्रॉस्ट इंक्रीज, यानी कि प्लांट के अंदर जो फ्रॉस्ट है, कोहरा है, पाला है, इनसे पड़ने वाले प्रभाव के प्रति प्लांट रेजिस्टेंट हो जाएगा, कि उसकी सोइंग बेसिकली कहाँ होगी, विंटर से स्प्रिंग में होगी। और दूसरा है रेजिस्टेंट ऑफ द फंगल डिजीज, तो ये फंगल डिजीज पर रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग टाइम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू होता है और फंगल का इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब होता क्या है कि अब अगर हमें जो वैनिलाइज सीड है, वैनिलाइज प्लांट है, अगर हम उसको अधिक टेम्परेचर रख दें, लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम रख दें, उसको पुनः दोबारा रख दें, तो वो जो वैनिलाइजेशन का इफेक्ट है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीवर्निलाइजेशन। तो जो देखा जाए वैनिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो बहुत सारे प्लांट्स में ऐसी वैनिलाइजेशन के प्रभाव के कारण ही उन प्लांट्स को वहाँ उगा सकते हैं जहाँ वो ग्रो नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन उनको अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें तो उन स्थानों पर वो प्लांट ग्रो करते हैं। ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है। तो वैनिलाइजेशन बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो फिजिकल तरीके से कन्वर्ट भी करा सकता है और रिकन्वर्जन भी हो जाता है।